ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है, जो उन्होंने कहा कि किसान अगर आम बेचे तो थोड़ी सी कम बिक्री होती है, अगर उसी आम का अचार बना के बेचे तो थोड़ी सी ज़्यादा बिक्री होती है, और अगर उसी अचार को बोतल में बंद करके कोई महिला बेचे, कोई लड़की बेचे तो बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। इसी बयान पे हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर ऐसी इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जो कभी ऐसे बयान नहीं देते थे उन्होंने भी ऐसा बयान दे दिया। तो इसी पे चर्चा कर रहे थे बीजेपी के नेता मुकेश वाजपेयी, और वो कह रहे थे कि पिछली सरकार में तो ऐसे बयान दिए जाते थे। तो हम कह रहे थे कि क्या पिछली सरकार में जो बयान दिए जा रहे थे वो कोई परंपरा है जिसको आपने भी निभाना है? मुकेश जी, आप पूरा देखिए, मैंने ये बोला कि पिछली सरकार के मंत्रियों और उनके नेताओं का स्तर देखिए, महिलाओं को कहां से कहां वो क्या क्या चीजें बोलते थे। जी जी और जी। मोदी जी ने जो चीज बोली है, आप अगर पूरे उसको टॉपिक को आप पढ़ेंगे या पूरे टॉपिक को आप सुनेंगे तो वो एक पूरे सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे चीज को तो बिल्कुल जायज ठहराएंगे। उसमें उन्होंने सीधा एक बोला कि कोई भी प्रोडक्ट को आप किसी चीज को आप बेचते हैं वैसे ले जाके मंडी में तो उसके दाम कम मिलते हैं। अगर आप उसको प्रोसेस करके और प्रॉपर तरीके से उसके एडवर्टाइजमेंट करके आप बेचेंगे तो आपको मुनाफा ज्यादा होगा, आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। आपको ये चीज अगर पूरे आप उसमें संदर्भ में देखें, चलिए मुकेश जी समझ में आ गई, आपकी बात समझ ली हमने। बात घूम फिर के वही आ जा रही है, वही संदर्भ वाली बात आ जा रही है। चर्चा में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। प्रोफेसर साहब, आपको नहीं लगता है कि आज की जो राजनीति है उसमें जो नेताओं की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं सस्ती हो रही है? नेताओं की जो भाषा जो समृद्ध होती थी, ये वही हिंदुस्तान है जहां की संपूर्णानंद जी थे, जहां की अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जहां की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जैसे लोग थे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग थे। आज उस राजनीति में ये नेता क्या भाषा बोल रहे हैं? आपने तो बहुत नजदीक से देखा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बात कुछ हद तक ठीक है जो आपने फैज साहब कहा कि कई बार इस तरह के बयान सुनकर बहुत दुख होता है कि एक मैच्योर्ड गणतंत्र में और नेता लोग इस तरह के बयान दें। लेकिन जो प्रधानमंत्री का आज का बयान है, मेरा ख्याल है उन बयानों से इसको अलग जोड़ा जाए, अलग देखा जाए तो अच्छा है। नहीं, हम प्रधानमंत्री के बयान की नहीं, हम टोटल चर्चा कर रहे हैं कि जो नेताओं, हाँ एक बात प्रधानमंत्री की नहीं है, टोटल नेताओं की जो बात कर रहे हैं। बात ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं जैसे मुलायम सिंह जी हैं, बड़े आदरणीय पॉलिटिशियन इस देश के हैं, कई बार उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि उससे सुन के बड़ा ताज्जुब होता है कि लोहिया के फॉलोअर्स ऐसे बात कर सकते हैं अपने मुंह से। या जो लालू प्रसाद यादव, अभी आपने आज ही स्टेटमेंट दिया उन्होंने मोदी के बारे में, पता नहीं क्या क्या बातें दुनिया भर की कह दी है। तो मैं समझता हूँ कि इतने मैच्योर्ड लीडर जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक नई पार्टी फ्लोट किया और जनता ने एक समय केंद्र में रक्षा मंत्री, केंद्र में मंत्री रहे, रेलवे मिनिस्टर रहे, क्या क्या रहे, और ऐसे लोग इस तरह से बातें बोल जाते हैं इस मुल्क में। तो ये तो दुख होता है किसी को भी, अगर कोई भी बातें सुने कि जो उनके प्रति श्रद्धा थी वो सारी खत्म हो जाती है इस तरह की बातें सुनकर। और ये सारी पार्टियों में इस तरह के नेता लोग, मैं कोई नहीं समझता कि ऐसी कोई पार्टी इस देश में है। आम आदमी की पार्टी जो अभी अभी बनी है, उसके नेता, उसके जो मुखिया हैं, उसके नेता ऐसे ऐसे बयान देते रहे हैं कि सुनकर ये लगता है कि मतलब जो देश में जो व्यवस्था बदलनी चाहिए और जिसके लिए जो 60-65 साल की गणतंत्र के बाद हमें आगे जाना चाहिए। आपने चर्चा की प्रोफेसर साहब आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी को तो देख के लगता है कि उनके लिए एक जुमला बना है, शायद कुछ दिन बाद आम आदमी पार्टी का ये पर्यायवाची बन जाए कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। क्योंकि आम आददमी पार्टी को इतना नुकसान कांग्रेस, बीजेपी या दूसरे दल नहीं पहुंचा रहे जितना उनके आपस के ही लोग पहुंचा रहे हैं। जिलानी साहब कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि एक वक्त था जब हमारी जो राजनीतिक लीडरशिप थी वो बहुत ही परिपक्व थी और बहुत पढ़ी लिखी थी। आम जनता के अंदर शिक्षा का स्तर बहुत नीचा था, बहुत कम था, बहुत कम लोग शिक्षित थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मोरल बहुत हाई था। आज शिक्षा बहुत बढ़ गई लेकिन हमारा मोरल बहुत डाउन हुआ है, और उस डाउन मोरल की जो मिसाल है वो हमारी पार्लियामेंट में, संसद में साफ साफ दिखाई देती है। जिलानी साहब, एक ही पार्टी में नहीं, सभी पार्टी में सभी पार्टी की मैं बात देखिए एक ही पार्टी में नहीं, देखिए जैसे कि प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि लालू प्रसाद केंद्र में रेल मंत्री थे, मुलायम सिंह यादव केंद्र में रक्षा मंत्री थे, और शरद यादव केंद्र में मंत्री रहे हैं, पुराने सांसद हैं, काफी मर्तबा जीत के आए हैं। उसके बावजूद ये मतलब एक पार्टी, सभी पार्टियों में ऐसा हो रहा है।
और ये स्तर जो है राजनीति का स्तर भी घटा है और यहाँ की जनता का जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं कम हुई है। तो एक बहुत बड़ा सामाजिक मसला खड़ा हो गया है। सामाजिक मसला खड़ा होता है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि जो एक सांसद होता है कई लाखों के बीच में से चुन के जाता है, उसको लोग अपना आदर्श के मान के, रहनुमा मान के चलते हैं, और जब वही सांसद ऐसी बातें बोलता है तो फिर एक छवि खराब होती है। देखिए, चुनाव प्रक्रिया पे हम कभी अलग से बात कर सकते हैं। देखिए, चुनाव प्रक्रिया यहाँ की जिस तरह की है उसमें कोई किसी को आदर्श नहीं मानता है। ये जोड़ तोड़ का और बहुत सारे फैक्टर्स। चलिए आपने चाणक्य वाली बात कर दी कि जो है कि जोड़ तोड़ की राजनीति, जो कि चाणक्य उस दौर में कहे गए थे, वही बात आज की राजनीति तो कोई आइडियल नहीं है। राजनीति जो है अब आदर्श नहीं रही है। आपने चाणक्य की बात कर दी। मुकेश जी, बीजेपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेती है, बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेती है, बीजेपी जो है दुहाई देती है उन नेताओं का जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत नजदीक से समझा है, पल्लवित पुष्पित किया है इन लोगों ने, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या दीनदयाल उपाध्याय जी हो। आज उसी बीजेपी में वीके सिंह आते हैं, कुछ दिनों पहले गाजियाबाद से बहुत ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतते हैं, और उसके बाद ऐसे बड़बोले बयान देते हैं वीके सिंह, ऐसे बड़बोले बयान देते हैं कि मीडिया को वैसे तक कह देते हैं। देखिए, यहाँ पे दो विषय उठाए गए। एक तो उठाया गया कि ये जो सारी पार्टियों के नेताओं का जो विषय था, और एक दूसरा बीके सिंह वाला। बीके सिंह जी वाला तो देखिए वो मूल रूप से सैन्य कमांडर या सैन्य अधिकारी रहे हैं, वो राजनेता नहीं है। तो उन्होंने जो कुछ बोला वो किस व्यंग में बोला, किस चुटकुलेबाजी में बोला। नहीं, चुटकुलेबाजी नहीं। आप देखिए कई बारी ऑफ द रिकॉर्ड हम भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करने का बड़ा शौक है बीजेपी के नेताओं को, उन्होंने ट्वीट किया है इस बात को। मैं जो कल का वो माइक लगा हुआ था उन्होंने बोल दिया। लेकिन मैं तो एक दूसरी बात कह रहा हूँ कि देखिए, कुछ नेता इस तरह के होते हैं जिनको मीडिया में की लाइमलाइट में बने रहना होता है। उसके लिए उनके पास क्या होता है कि कुछ अच्छे काम तो करे नहीं है, सिर्फ कुछ इस तरह का बोल दो जिससे कि मीडिया उनको फोकस में ले आए, और फिर वो दिन भर उनकी फोटो। नहीं, फिर बीजेपी में एक चलन खूब बढ़ रहा है। बीजेपी में एक चलन बढ़ रहा है कि पार्टी कहती है उनकी निजी राय हो सकती है, पार्टी के इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ कुछ पीछे 2-3 इस तरह के वाकयात हुए थे, तो मोदी जी ने उनको वार्निंग दी और उनको बिल्कुल संदेश पहुंचाया कि आप आगे से इस तरह के बयानबाजी बंद करिए, नहीं तो आपको इसका परिणाम। तो कितना असर पड़ा वीके सिंह भाई, कितना असर पड़ा इस नसीहत का, कितना असर पड़ा आप बताइए। 2 बयान उनके आते हैं, पहले पाकिस्तान दिवस पे वो जाते हैं, उस दिन भी वो मीडिया पे ठीकरा बोलते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि इतना रोमांचक जो है पाकिस्तान दिवस में जाना नहीं था जितना यहाँ इनको बचाना था यमन में। देखिए उनके बयानबाजी में कितना कुछ लग पाता है। बेसिकली वो नेता नहीं है, और उन्होंने अपने दिल के अंदर एक छुपी हुई बात बोल दी कि भाई देखो मीडिया कितना उसको रोमांचक, मेरे 10 मिनट के उस प्रोग्राम को कितना हाईलाइट करा, और मैं यमन में मानवता का काम कर रहा हूँ, लोगों को यहाँ से लेकर आ रहा हूँ, इस बारे में मीडिया कहीं। प्रोफेसर साहब आपके पास आना चाहेंगे। कोई गलत नहीं था। प्रोफेसर साहब आपके पास आना चाहेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी में एक बड़ा फैशन चल रहा है कि कोई नेता कुछ बोल देता है, वो कोई गली का नेता, मोहल्ले का नेता, मंडल का नेता नहीं होता, या तो सांसद होता है या मंत्री होता है। उसके बाद पार्टी कहती है कि ये उनकी निजी राय हो सकती है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। कैसा लेना देना नहीं हो सकता जब वो आपका सांसद है और देश का मंत्री है। दूसरी बात, मीनाक्षी लेखी ने मीडिया पे आरोप लगाया था कि मीडिया ने वो खबरें बहुत दिखाई जो गोवा में एक हिडन कैमरा स्मृति ईरानी ने पकड़ा था, अखबारों में उस खबर को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई, बहुत प्रमुखता से छापा गया। ऐसा इसलिए किया गया कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को ज्यादा तवज्जो ना मिले। मीनाक्षी लेखी जो नई दिल्ली से सांसद है वो ऐसा आरोप लगाती हैं, ये हो क्या रहा है बीजेपी को? देखिए, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत सारे सांसद हैं इनके अंदर, और विभिन्न विचारधाराओं के लोग इसके अंदर हैं, और कुछ लोगों ने ऐसे बयान दिए। ये बात ठीक है, वो ठीक नहीं था बयान था, और वो घातक है देश के लिए भी, पार्टी के लिए भी। पार्टी की इमेज उससे धुंधली हुई है। लेकिन जहाँ तक बात पार्टी की है, पार्टी की नीति और बहुत कुछ इंडिविजुअल्स की नीति में कई बार फ़र्क होता है, और इस तरह के बयानात आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी और सारी पार्टियां देती रही हैं। उनके नेता कभी बोल जाते हैं तो इसके बाद पार्टी कहते हैं नहीं, इससे पार्टी कोई लेना देना नहीं है, उनका व्यक्तिगत विचार होगा। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट के उदाहरण में दे सकता हूं। बिल्कुल, कांग्रेस में ये परंपरा है। तो ये तो चीज है कि बिल्कुल अलग हटके, और 35 साल की बीजेपी जो एकदम जवान हो गई है बीजेपी, और प्रचंड बहुमत से सरकार चला रही है इस टाइम, उस बीजेपी में अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग आखिर क्यों? कुछ लोग जो इस तरह के बयान दिए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने उनको कई बार स्नब भी किया है, और मुझे लगता है कि कोई ना कोई स्टेज ऐसा आएगा जब प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कुछ एक्शन भी लें जो पब्लिक को विजिबल हो इस मामले में।
लेकिन यह है कि ये बात तो सच है कि इस तरह के बयानात आए हैं और बयानात ऐसे नहीं आने चाहिए, ये देश के लिए ठीक नहीं है। पहले भी और पार्टियों के लोग करते रहे हैं, तो अगर बीजेपी को एक अलग पार्टी के रूप में अपने आप को दिखाना है, एक आदर्श पार्टी के रूप में दिखाना है, तो बीजेपी को इन चीज़ों पर लगाम लगानी चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ। दूसरी बात जो आपने कहा वो जो बीके सिंह वाली बात, देखिए बीके सिंह के एक तो ये है कि ठीक है बीके सिंह राजनीतिज्ञ नहीं थे, मिलिट्री से आए हुए हैं और उनकी कुछ अपनी उनका अनुभव है और जो उनके अंदर जो भावना रही है। देखिए एक आदमी जो आतंकवादियों से लड़ता रहा है, उनको मारता रहा है, उनको हटाता रहा है रास्ते से, उसको आतंकवादियों के साथ एक मीटिंग में बैठ जाना पड़ा, तो उसका उसके मानसिक उस पर क्या प्रभाव पड़ा, जो ये सब बयानात बहुत से आए, इसका परिणाम इसका अगर थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इस चीज़ को करें तो आप ये पाएंगे कि एक बड़ी स्वाभाविक प्रतिक्रिया जो उन्होंने कह दी या जो किया उन्होंने, उनको लगा अच्छा नहीं लगा उस मीटिंग में जाना, जब वो जल्दी से बाहर आ गए और सब कुछ हुआ। लेकिन चूँकि मंत्री थे और ड्यूटी थी, सरकार ने उनको डिप्यूट किया था, तो उनको जाना था ही वहाँ पर, और सरकार ने भी डिप्यूट किया। तो सरकार की अपनी नीति है, वो ठीक है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और जो भी परेशानियाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में आखिर हमें उसको दूर तो करना ही है, चाहे जैसे भी हो बातचीत के तौर से। और भारत तो हमेशा चाहता रहा कि पाकिस्तान और भारत के अंदर दोस्ती हो, तो इसलिए मोदी ने कई बार पहल की। देखिए जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण लिया उसी दिन पहल की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बुलाया। फिर देखिए ऐसे मौके पर भी वो उन्होंने उनके पाकिस्तान दिवस पर भी अपने एक बड़े सम्मानित मंत्री को भेजा, बहुत उचित मंत्री को भेजा। हम मानते हैं कि उन्होंने बड़े दिल का परिचय दिया, बड़प्पन का परिचय दिया, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस इंसान ने 13 लाख फौज की अगुवाई की हो, सबसे बड़ा अधिकारी रहा हो, जो इंसान आर्मी का सर्वोच्च अधिकारी रहा हो, उस इंसान ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बारे में ऐसे शब्दावली क्या शोभा देती? नहीं, वो मैंने आपसे बताया ना कि इसको एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में देखिए कि उनको ऐसा लगा कि उस मोमेंट को या उस इवेंट को मीडिया ने तो बहुत हाईलाइट कर दिया, और जो इतना बड़ा काम उन्होंने किया जो शायद दुनिया के बहुत कम मंत्रियों ने आज तक किया होगा, कि इतनी बड़ी तादाद में यमन से भारतीयों को निकाला। सिर्फ भारतीयों को ही नहीं, बांग्लादेश के भी लोग भी, उसमें पाकिस्तान के लोग भी थे, अमेरिका, फ्रांस और रूस तक के लोग निकाल के वो बाहर लाए और खुद वहाँ रहे। लड़ाई एक तरफ हो रही है और समुद्र में जहाज में खुद बैठे हुए हैं और पर्सनली सारी निगरानी करके कर रहे हैं। तो ये उनकी क्षमता है, उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और अगर भावनात्मक दृष्टि से कभी उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी तो मैं समझता हूँ कि मीडिया भी कई बार बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल काम करती है। देखिए आप बुरा मत मानिए, आप मीडिया के आदमी हैं, मैं तो समझता हूँ कई बार मीडिया जिन चीज़ों को उछालना नहीं चाहिए उनको उछालती है, और जिन चीज़ों को उछालना चाहिए उसको दबाती है। ऐसे बहुत सारे जिलानी साहब, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि वो वक्त भी आएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बड़बोले सांसदों पे, अपने बड़बोले नेताओं पे अंकुश लगाएंगे। जिलानी साहब, क्या उस वक्त के लिए किसी खास मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं क्या? देखिए ये बहुत ही दुखद है कि प्रधानमंत्री 2-3 मरतबा इन लोगों को तंबी कर चुके हैं कि इस तरह के बयान न दें, लेकिन उसी प्रधानमंत्री के बार बार तंबी करने के बावजूद ना तो कोई बयान देने से रुका है और ना ऐसा लगता है कि उनके ऊपर उनके तंबी करने का कोई असर पड़ा है। बल्कि ऐसा लगता है हमको कभी कभी कि एक तरफ वो कहते हैं कि तुम बयान दो और एक तरफ हम जो है उस पर कहेंगे कि भाई इस तरह का बयान नहीं आने चाहिए। देखिए अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह वाली बात है जी। फिर दूसरी बात यह है जो बहुत ही दुखद है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी हमारे मसले पर हमको नसीहत की, हमारे देश के बारे में हमको नसीहत की। ये हमारे लिए और भी दुखद था, और सिर्फ इन बीजेपी के बड़बोले नेताओं की वजह से पूरे देश को एक दूसरे देश के प्रेसिडेंट के ज़रिए नसीहत सुननी पड़ी। तीसरा जो दुखद इशू है वो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन होने के बावजूद वो इस तरह की चीज़ों को अगर कंट्रोल नहीं कर पाते तो इससे कहीं ना कहीं हमको ये ज़रूर लगता है कि जो उनकी नाकामियां हैं उनको छुपाने के लिए वो इस तरह की चीज़ें आगे हाईलाइट करवा रहे हैं ताकि लोग इन चीज़ों में उलझे रहें और नाकामी को भूल जाएं।
ये एक बहुत ही मुकेश जी, दुखद सीधा पॉइंट आरोप है कि देखिए- नाकामियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अरे बिल्कुल। नाकामी आप छोड़िए, देखिए, देखिए अभी हमारे भूमि प्रधानमंत्री जी ने अधिग्रहण तो बिल इतना तक बोल दिया कि अगर ये लास्ट वार्निंग है, नहीं, अगर इसके मुकेश जी, बाद, मुकेश जी, लेकिन प्रधानमंत्री इनके यहाँ पूरे देश कुमार के हैं। विश्वास जी, प्रधानमंत्री उनके कुमार नहीं है, विश्वास- प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, सबके प्रधानमंत्री मैं- आप ही के नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। हमारे पार्टी के सांसदों को और नेताओं को उन्होंने वार्निंग दी, इसलिए मैं अपने बोल रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये बात बोल दी कि आगे से लास्ट वार्निंग है, अगर आगे से इस तरह की गलती हुई तो उसके बावजूद प्रधानमंत्री खुद ऐसी बात कहते हैं, परिणाम भी वो क्यों भुगतना कहते हैं, ये पड़ेगा। बताइए आप। लेकिन इनके यहाँ कुमार विश्वास ने नर्सों के ऊपर कुछ कहा था, उसके बाद अमेठी अभी उनका एक नया कांड उजागर हुआ है। इनके नेता ने कभी कुछ उसके विरुद्ध बोला हो तो बताइए। आप अपनी बात अपने अंदर झांक के मुकेश जी, देखिए। मुकेश कुमार जी, एक बात विश्वास बताइए, के अमेठी नहीं, के जो कांड नहीं, हुआ आप था, ये कहना उसके चाहते हैं कि केजरी- आप- केजरीवाल जी ने उसके लिए कुछ सुनिए उनको सुनिए, बोला है, आप ये कहा। कहना चाहते हैं कि जो कुछ बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं वो नहीं, सब उसके लिए तो जस्टिफाइड बोला है। ना, उसके लिए बोला नहीं, उनको नहीं, वार्निंग दी है justify अगर और है, मीडिया तो आप मीडिया में कहिए कि हाँ, ये सब justified है। वार्निंग दी है। हम मान रहे हैं कि हाँ, कुछ नेताओं से गलत बयानबाजी हुई थी। मुकेश जी, नहीं, उसी बीजेपी वजह से का- ये देखिए, बात- देखिए, और मुकेश उसके जी, बाद देखिए, वो- देखिए, सुनिए, आपके सुनिए। नेताओं की वजह से जिलानी देश का साहब- सम्मान जो है जिलानी वो साहब दांव पे लग देखिए, गया। देश का सम्मान अभी महिला देश सम्मान का तो सम्मान आपके दांव पे कुमार लगा है विश्वास आपकी के- वजह कुमार से। विश्वास देखिए, की नहीं, वजह और से लगा है। एक- जिलानी साहब, अमेठी ऐसे में कुमार चर्चा विश्वास देखिए, के चर्चा नीचे- चर्चा का प्राइम कोई- मिनिस्टर जिलानी साहब, जो- मुकेश जी, एक आपके- मिनट, इस चर्चा का कोई ऐसे में कोई रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाहते थे। देखिए, जिलानी साहब ने ओबामा की सीख का जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि ओबामा को पहले अपने एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए दूसरों को सीख देने के लिए। अभी आज आपने टेलीविज़न में देखा होगा कि एक काले को मारने के लिए गोरे पुलिस ने क्या क्या इकट्ठा किया। इस तरह की घटनाएं अमेरिका में बहुत सारी होती हैं। 4-5 गुजरातियों की हत्या हो चुकी है अभी थोड़े दिनों के अंदर। तो अब वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अब कहीं कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन होता है, कहीं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, कहीं कुछ होता है। सारी दुनिया में कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। यहाँ भारत जेल में से तो निकाल के मार देते हैं जरा सा आदमी एक को। मिनट गिलानी साहब भीड़ एक जो है, बात जेल से निकाल देखिए, के गिलानी मार साहब एक बात देती है। सुनिए आप। इतना बड़ा मुल्क, हजारों साल से हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे, लेकिन यहाँ ऐसे नेता पैदा हो गए कि बंटवा दिया उन्होंने, सही बात। आपस में आग लगा दी, और उसका परिणाम हम और आप सब भोग रहे बिल्कुल। हैं, और जो उस पार हैं वो भी भोग रहे हैं। तो ये तो जो अंग्रेज़ों ने लड़ाया और अंग्रेज़ों ने जिस तरह से हमारे देश को बर्बाद किया है, वो तो एक इतिहास, अब सिर्फ उसको इतिहास नहीं कहना चाहिए, वो तो एक ऐसी सच्चाई है कि जो भूली नहीं जा सकती। लेकिन आज की तो मैं घटनाओं को समझता क्या हूँ कहेंगे? कि जो ओबामा ने कह आज दिया, आप तो देखिए कि ओबामा जेल से को निकाल करके एक आदमी पहले को ओबामा भीड़ को जाकर वो मार देती है। ओबामा को अपने घर में पहले देखना चाहिए, इसके बाद ओबामा दूसरों को कहें। मोदी ने तो फिर भी इतना हिम्मत किया है। और देखिए, इतने बड़े देश में हिंदुओं मुसलमानों को सबको एक साथ लेकर जब वो कहते हैं कि सबका हाथ सबका साथ, तो वो चल रहे हैं। अगर आप नीतियाँ उनकी बारीकी से देखिए, जो जो उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है, उसमें सब में अल्पसंख्यकों का भी उतना ही हिस्सा है जितना बहुसंख्यकों का, सबको लाभ दिया जा रहा है। अभी कल मुद्रा बैंक की जो बात हुई उसमें भी यही आया है कि SC ST और अल्पसंख्यक जितने हैं, क्योंकि जिस वर्ग को आपने उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होना है, वो शायद आप भूल रहे हैं, वो अल्पसंख्यक वर्ग ही है जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है उसका। क्योंकि जो उन्होंने माइक्रो लेवल पर छोटे छोटे उद्योगों की बात कही है, तो फॉर्चुनेटली इस देश में मैं कहूँगा कि हमारे अल्पसंख्यक इस तरह के बहुत सारे उद्योग उनके हाथ में हैं, और वो चला रहे हैं, कुशलता से चला रहे हैं। उनको धन की आवश्यकता है, स्किल की आवश्यकता है, और इस तरह के जो प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं उसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा। उन्होंने तो वोट बैंक नहीं- चीज़ों को देखिए, उन्होंने वोट बैंक नहीं चीज़ों समझा। को हाँ, देखिए, इन चीज़ों जिलानी को साहब, इन आपको चीज़ों को थोड़ा अल्पसंख्यक के गहराई बारे से में भी देखना बता चाहिए दें। आप। सर, जी अल्पसंख्यक के बारे में बता दें जी कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन पहले से बना हुआ है, जी आपकी नॉलेज में होगा। जी जी हमारे यहाँ माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है। जी लेकिन उस अल्पसंख्यक में भी जो बड़ा अल्पसंख्यक है उसको कोई फायदा उसका नहीं मिला, बल्कि उसका उल्टा नुकसान हुआ आज तक। अगर मोदी जी के इन कदम से कोई उसको फायदा होगा तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी, और ये माना जाएगा कि देश के प्राइम मिनिस्टर ने सब वर्गों का ख्याल रखा। लेकिन मुझे इस बात की बहुत शंका है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको मैं डेटा दे सकता हूँ कि मुकेश जी, चलिए आपको देखिए, माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक बात कहते मोदी जी की जो भी स्कीमें देखिए, हैं, चाहे मैं वो आपको ये जनधन डाटा योजना दे हो, सकता हूँ कि पिछले 10 सालों में उसी माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से जैन लोगों ने जितना कर्जा लिया है 1% भी उसमें किसी मुसलमान को नहीं मिला। चलिए मुकेश जी, एक छोटी सी टिप्पणी मुकेश जी आपसे हम ये चाहेंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है ऊपर से आता है, और आचरण भी जो है अगर ऊपर से अच्छा होता है तो फिर नीचे के लोग भी अच्छा आचरण करते हैं।
हम उम्मीद करें कि अगली बार हमें डिबेट में इस मुद्दे पे ना बैठना पड़े कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा। बीजेपी से हम ऐसी उम्मीद करें। बीजेपी का आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, नहीं, आप आज का छोटी सी रिकॉर्ड टिप्पणी, देख छोटी लीजिए। सी हमारे टिप्पणी। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, अडवाणी जी, जोशी जी, वाजपेयी जी, मोदी जी, आप इनका पिछला भी देख लीजिए और आज का भी देख लीजिए, इलेक्शन से लेके अभी तक का देख लीजिए। एक शब्द भी आप ढूंढ के ले आइए जो मोदी जी ने किसी के सम्मान के खिलाफ बोला। साक्षी जी महाराज, साध्वी मैं- प्राची, आपने- साध्वी मुझे- प्राची, साध्वी निरंजना आपने- ज्योति, हम यही देखिए- कह रहे हैं कि क्या बीजेपी में मैं मान रहा बदलाव हूं उस होगा। बात को। 35 साल की बीजेपी 36वें साल में प्रवेश कर गई है। क्या बोलने में, क्या आचरण में, क्या वो बीजेपी जो सबसे अलग होने का दावा वेदवाल करती जी, थी वो इतनी दिखेगा? बड़ी पार्टी में अगर गिने चुने एक दो नेता इस तरह की गलती करते हैं तो उनको वार्निंग दी जाती है, उनको सुधरने का मौका दिया जाता है और फिर भी नहीं सुधरते हैं तो उनको फिर वो परिणाम भुगतना भी पड़ेगा। ये भी आप देखें। चलिए, भैया, आप 10 महीने में तीनों नहीं ही सुधरे। आप अरे, तीनों ही आप मेहमानों देख ने लीजिए आप ना। तीनों ही मेहमानों ने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तीनों ही मेहमानों की एक राय थी कि वास्तव में नेताओं की जो बदजुबानी है वो बढ़ती जा रही है, नैतिक मूल्यों में हरास हर वर्ग में आ रहा है, लेकिन राजनीति में भी आ रहा है। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम यही मानेंगे कि वो सुबह तो कभी आएगी कि जब राजनेता ये मानेंगे कि हमारे आचरण को पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है। प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।